स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 101। 23 मार्च की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। रिवीजन वर्कशीट जैसे कि हमारी ऑलरेडी चल रही है, तो आज का जो हमारा रिवीजन टॉपिक होने वाला है वह है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। सबसे पहले तो एक केस स्टडी दी गई है, यानी कि पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले पढ़ते हैं पैराग्राफ है क्या। तो वन नवीकरणीय योग्य संसाधन है, यानी कि नवीकरण योग्य संसाधन का मतलब है कि अपने आप लगते रहते हैं। इनको रिन्यू करना बहुत आसान है और वातावरण की गुणवत्ता बनाए रखने में भी इनकी जो भूमिका होती है वो बहुत बड़ी होती है। अगर आप वातावरण से पेड़ों को हटा देते हैं तो डेफिनेटली जो इसका प्रभाव होगा वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक होगा। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा को भी नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं तथा कई समुदायों को जीविका भी प्रदान करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो रॉ मटेरियल होता है या अदर ज़रूरतें होती हैं वो उद्योगों को इन वनों से ही मिलती हैं। साथ के साथ ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं, क्योंकि वन जो प्रकृति है वो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है और दूर दराज से लोग इन चीज़ों को, नेचुरल जो इन्वायरमेंट है, प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसको देखने के लिए लोग आते हैं। ये पवन तथा तापमान को भी नियंत्रित करते हैं तथा वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। इनमें मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय। तो इसी से संबंधित हमारे पास 3 प्रश्न है। सबसे पहला, प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार उद्योगों के लिए आधार प्रदान करती है। तो बेटा, उद्योगों का बहुत ज्यादा कच्चा माल जो होता है वो इन्हीं उद्योग जो वन है यहाँ से आता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये उद्योगों के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है। प्रश्न दूसरा, वनों के अप्रत्यक्ष अगर लाभों को बताना है तो बेटा अप्रत्यक्ष लाभ, देखो प्रत्यक्ष लाभ तो ये कि हम वनों से डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर अप्रत्यक्ष की बात करें तो एक तो ये जलवायु, मृदा अपरदन और नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। दूसरा, ये वातावरण की गुणवत्ता बनाए रखते हैं, पवन और तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता देते हैं। जो मृदा होती है उनको जीवाश्म जो है वो मृदा के अंदर रहते हैं और वन्य प्राणियों को भी आश्रय देते हैं। प्रश्न तीसरा, वन नवीकरण योग्य संसाधन कैसे हैं। तो वन नवीकरणीय संसाधन इसलिए हैं क्योंकि ये बिना मनुष्य की हेल्प से स्वयं उग जाते हैं। और दूसरा, इनको लगाने के बाद हमें ऐसा नहीं है कि हमें काफ़ी लाखों सालों तक वेट करना पड़ रहा है। अगर हम समय समय पे पेड़ पौधे लगाते रहें तो कुछ 1-2 सालों में ही इनका जो विकास है वो हो जाता है और हमारे लिए ये दोबारा प्रयोग के लिए हो जाते हैं, चाहे वो ठंडी हवा हो या बाकी इसके जो भी अप्रत्यक्ष फायदे या प्रत्यक्ष फायदे हैं वो हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इस हिसाब से ये नवीकरणीय संसाधन है। इसके अलावा 3 और क्वेश्चन है। सबसे पहला, भारत में पादप और जीवों का वितरण किन तत्वों पर निर्धारित करता है। तो देखो, सबसे पहले तो पादप और जीव को प्रभावित करने के लिए जो सबसे बड़ा योगदान निभाता है वो होता है तापमान। किसी क्षेत्र विशेष का तापमान जैसा होगा वहां पे पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जानवर भी उसी से संबंधित होंगे। इसके अलावा किसी भी क्षेत्र विशेष की भूमि कैसी है, मृदा कैसी है, उससे भी हमारी प्रकृति पर और हमारे पेड़ पौधों पर प्रभाव पड़ता है। रेतीली अगर मिट्टी है तो वहाँ के पेड़ पौधे अलग होंगे, और अगर पहाड़ीय क्षेत्र की मिट्टी है तो वहाँ के पेड़ पौधे अलग होंगे। तो इसका मतलब मिट्टी भी बहुत बड़ा योगदान निभाती है। तीसरा और जो सबसे ज़्यादा इन पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो होता है वर्षा का वितरण। जहाँ वर्षा सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पे घने पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और जहाँ पे वर्षा कम होती है वहाँ पे पेड़ पौधों की जो संख्या है और जो उनकी जो आकृति है वो बाकी पेड़ पौधों के कंपैरिजन में अलग होते हैं। अगर वही बात करें प्रश्न 5वें की, तो भारत में जैव विविधता के क्षरण के 3 कारण क्या है। तो सबसे ज्यादा तो हम जो विकास की राह पर चल रहे हैं, भारत एक विकासशील देश है, हम बिना कुछ सोचे समझे हम अपने पेड़ पौधों को काटे जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो हम उद्योगों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। दूसरा, भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या भी इसके पीछे एक कारण है कि हम लोग जनसंख्या की डेवलपमेंट के लिए या उनको रहने की जगह के लिए हम जंगलों को काटते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं तीसरा कारण है कि हम अनएजुकेटेड हैं इनकी इंपॉर्टेंस को लेके। भारत का आम इंसान वनों की जो महत्वपूर्णता है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो आई थिंक 3 मेन कारण ये हो सकते हैं कि जैव विविधता हमारी जो है वो क्षरण होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। प्रश्न 6, पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में पारिस्थितिक तंत्र का योगदान दीजिए। तो बेटा, पारिस्थितिक तंत्र वो होता है जहां पर कोई एक पर्टिकुलर एरिया में एक ऐसा पेड़ पौधा होगा और वहां पे जो जानवर होंगे वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होंगे। आप देखिए कि एक ऊंट है,
ऊँट रेगिस्तान में चल सकता है, उसको कोई हरियाली की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ऊँट को उठाकर पहाड़ों पे रख देंगे तो शायद उनके लिए चलना आसान नहीं होगा, क्योंकि ऊँट का इन्वायरमेंट ही वो रेतीली दुनिया है, वो गर्म है। और अगर आप किसी नॉर्मल जानवर को आप रेत में छोड़ दोगे तो वो ऊँट जितनी कैपेबिलिटी नहीं रख पाएगा, क्योंकि ऊँट के अंदर अपने में क्षमता होती है कि वो पानी को स्टोर कर सकता है। तो इस हिसाब से हम ये कहते हैं कि हर एक क्षेत्र विशेष में अलग प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो उससे डिपेंडेड होते हैं। अब आप ये देखिए कि आप रेतों में अगर सदाबहार वन लगा देंगे तो वो वहाँ पे नहीं जी पाएंगे। वहीं पर जो रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें इतनी लंबी होती हैं कि वो हमेशा पानी की तलाश में रहती हैं। तो यही पारिस्थितिक तंत्र है जिसकी वजह से संतुलन बना रहता है। जहाँ पे जो पेड़ पौधे और जीव जंतु होने चाहिए वो एग्जैक्टली वहीं पर है, और इसी वजह से हमारे जो पर्यावरण है वो संतुलित है। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।